गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं रवि कुमार और आज हम पढ़ने जा रहे हैं अध्याय 13 विज्ञान में हम बीमार क्यों होते हैं। हमने लातूर, भुज, कश्मीर आदि में आए भूकंप अथवा तटवर्ती भागों को प्रभावित करने वाले चक्रवात के विषय में तो सुना ही होगा। आप ये कल्पना करें कि इनके जैसी कितनी संभावित आपदाओं से लोगों का स्वास्थ्य किस प्रकार प्रभावित हुआ होगा। यदि ये हमारे आसपास घटित होती तो क्या होता। इन आपदाओं के वास्तव में घटने के समय हमारे ऊपर क्या क्या प्रभाव पड़ेंगे। आपदा घटित होने के पश्चात कितने समय तक विभिन्न प्रकार की स्वास्थ्य संबंधी समस्या पैदा होती रहेंगी। पहली स्थिति में स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा और दूसरी स्थिति में क्या प्रभाव पड़ेगा। तो देखिए बच्चों, ये यहाँ ये बताना चाहता है कि जैसे कोई भी आपदा आती है, अभी जैसे भोपाल में गैस त्रासदी हुई थी, ठीक है, और भी कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम आती है तो वहाँ पर क्या प्रॉब्लम होती है। इन क्रियाकलाप के दौरान हमें यह अनुभव होता है कि मानव समुदाय में स्वास्थ्य एवं रोग एक जटिल समस्या है जिसके लिए एक दूसरे से संबंधित अनेक कारक उत्तरदायी हैं। हम यह भी अनुभव करते हैं कि स्वास्थ्य और रोग का अर्थ स्वयं में बहुत जटिल है। जब हम पूछते हैं कि बीमारियों के क्या कारण हैं और इसकी रोकथाम कैसे होगी, तो हम इन अवधारणाओं के अर्थ जानने होंगे। हम जानते हैं कि कोशिकाएं सजीवों का मौलिक इकाई हैं। कोशिका विभिन्न प्रकार के रासायनिक पदार्थ जैसे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा और लिपिड आदि से बनी होती हैं। कोशिका एक क्रियाशील स्थल है जिसमें अंदर कुछ न कुछ क्रियाएं सदैव होती हैं। कोशिकाओं में जटिल प्रक्रियाएं कुछ न कुछ मरम्मत का कार्य चलता रहता है। नई नई कोशिकाएं बनती हैं। हमारे अंगों तथा ऊतकों में बहुत सी विशिष्ट क्रियाएं चलती रहती हैं, जैसे हृदय धड़कता है, फेफड़े सांस लेते हैं, वृक्क में निस्पंदन और मूत्र बनता है, मस्तिष्क सोचता है। ये सभी क्रियाएं परस्पर संबंधित हैं। उदाहरणतः यदि वृक्क में निस्पंदन ना हो तो विषैले पदार्थ हमारे शरीर में एकत्र हो जाएंगे और ऐसी परिस्थिति में मस्तिष्क उचित प्रकार से नहीं सोच पाएगा। इन सभी पारस्परिक क्रियाओं को करने के लिए ऊर्जा और कच्चे पदार्थों की आवश्यकता होगी, अर्थात कोशिका तथा ऊतकों का कार्य करने के लिए भोजन की आवश्यकता होगी। ऐसा कोई भी कारक जो कोशिकाओं और ऊतकों को उचित प्रकार से कार्य करने से रोकता है वह हमारे शरीर की समुचित क्रिया में कमी का कारण होता है। उपरोक्त सभी तथ्यों को ध्यान में रखकर हम स्वास्थ्य तथा रोग की अवधारणाओं को समझेंगे। स्वास्थ्य तथा इसका बिगाड़ना। स्वास्थ्य का महत्व। हम सभी ने स्वास्थ्य शब्द को सुना ही होगा, ठीक है। अब इस शब्द का प्रयोग भी हम प्राय करते हैं, जैसे कि हम कहते हैं कि मेरी दादी का स्वास्थ्य आज अच्छा नहीं है। हमारे अध्यापक भी इस शब्द का प्रयोग करते हैं जब कहते हैं कि हमारी अभिवृत्ति अस्वस्थ नहीं है। इस स्वास्थ्य शब्द का अर्थ क्या है। यदि हम इस विषय पर विचार करें तो हमें ज्ञात होगा कि इसका अर्थ अच्छा रहने से है। हम इसे अच्छापन का अर्थ प्रभावी कार्य अपना सोच सकते हैं। हमारी दादी के लिए बाजार जाना तथा पास पड़ोस में जाने योग्य होना अच्छे स्वास्थ्य के प्रतीक हैं। यदि वे ये करने योग्य नहीं हो तो हम कहते हैं कि उनका स्वास्थ्य अच्छा नहीं है। जब आपकी रुचि कक्षा में पढ़ने की है तो हम कहते हैं कि आपको अभिवृत्ति ठीक है, और यदि पढ़ने की रुचि नहीं है तो कहते हैं कि अभिवृत्ति स्वस्थ नहीं है। स्वास्थ्य वह अवस्था है जिसके अंतर्गत शारीरिक, मानसिक और सामाजिक कार्य समुचित क्षमता द्वारा उचित प्रकार से किया जा सके। अगर आप स्वस्थ हो तो आप शारीरिक, मानसिक और सामाजिक कार्यों को अच्छे तरीके से कर लोगे, तब आप स्वस्थ कहे जाओगे। अब क्या होता है कि व्यक्तिगत तथा सामुदायिक समस्या दोनों ही स्वास्थ्य को प्रभावित करती हैं। स्वास्थ्य किसी व्यक्ति की शारीरिक, मानसिक और सामाजिक जीवन क्षमता की पूर्ण रूपेण समन्वय स्थिति है, तो कोई भी व्यक्ति इसे स्वयं पूर्ण रूप प्राप्त नहीं कर सकता। सभी जीवों का स्वास्थ्य उसके पास पड़ोस अथवा उसके आसपास के पर्यावरण पर आधारित होता है। पर्यावरण में भौतिक कारक होते हैं। उदाहरणतः चक्रवात हमारे स्वास्थ्य को अनेक प्रकार से प्रभावित करता है। मानव समाज में रहता है, अतः हमारा सामाजिक पर्यावरण हमारा व्यक्तिगत स्वास्थ्य के लिए अधिक महत्वपूर्ण है। हम गांवों, कस्बों अथवा शहरों में रहते हैं। ऐसे स्थानों में क्या होता है बच्चों कि हमारे भौतिक पर्यावरण का निर्धारण सामाजिक पर्यावरण द्वारा ही होता है। सोचिए, कूड़ा करकट उठाने वाली एजेंसी कचरे का निपटारा नहीं करें। सोचिए यदि नलियां साफ ना हो, यदि काफ़ी मात्रा में कूड़ा करकट गलियों में फेंका जाता है अथवा खुले नाले के रुके हुए पानी में स्थिर पड़ा रहता है तो खराब स्वास्थ्य को संभावना बढ़ जाती है। और सामुदायिक स्वच्छता व्यक्तिगत स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण है। अब ये क्रियाकलाप आप करके देखोगे कि 5 F क्या होते हैं। तरल पदार्थ, जल स्रोत को सुरक्षित करें, जल का उपचार व संचय सावधानी से करें। हाथ व उंगलियां, खाना बनाने या खाने से पूर्व धोएं, मलत्याग के बाद धोएं, ठीक है।
मक्खियों व कीड़े खाद को ढककर रखें, खाने को मक्खियों को नियंत्रित करके रखें। उपयोग करने से पूर्व सब्जियों व फल साफ रखें और खुले में मतलब मलमूत्र ना करें और उचित जल निकासी का व्यवस्था रखें। जल का उपचार करें। साफ सफाई स्वच्छता द्वारा रोग संचरण में बचाव ये आपको बनाना है। ठीक है। अब क्या है, स्वस्थ रहने के लिए हमें भोजन की आवश्यकता होती है और इस भोजन को पर्याप्त करने के लिए हमें काम करना पड़ता है। ठीक है। इसके लिए हमें काम करने के अवसर खोजने पड़ते हैं। स्वस्थ रहने के लिए हमें प्रसन्न रहना आवश्यक है। यदि किसी से हमारा व्यवहार अच्छा नहीं है और एक दूसरे से डर है तो हम प्रसन्न अथवा स्वस्थ नहीं रह सकते। इसलिए व्यक्तिगत स्वास्थ्य के लिए सामाजिक समानता बहुत आवश्यक है। हम किसी प्रकार सोच सकते हैं कि अनेक सामुदायिक संस्थाएं हमारे व्यक्तिगत स्वास्थ्य को कैसे प्रभावित करती हैं। स्वस्थ रहना और रोग मुक्त में अंतर क्या होता है? यदि हम स्वस्थ स्वास्थ्य समझते हैं तो रोग अथवा व्याधि क्या है? अंग्रेजी का यह शब्द डिसबेस स्वयं को परिभाषित करता है, बाधित और आराम। रोग का दूसरा अर्थ होता है असुविधा। यद्यपि इस शब्द के अर्थ का प्रयोग बहुत सीमित है हम रोग के विषय में तब बात करते हैं जब हमें असुविधा के विशिष्ट कारण का पता होता है। इसका अर्थ है यह बिल्कुल नहीं कि हम इसका सही अथवा अंतिम उत्तर जानते हैं। हम बिना कारण जान सकते कि कोई प्रवाहिका से ग्रस्त है। हम ये सरलता से पाते हैं कि बिना किसी विशेष रोग के भी आप अस्वस्थ हो सकते हो। केवल कोई रोग ना होने का अर्थ यह नहीं कि आप स्वस्थ हैं। नर्तक के लिए अच्छे स्वास्थ्य का अर्थ वह चेष्टापूर्वक अपने शरीर द्वारा विषम परिस्थितियों की मुद्रा अभिव्यक्त कर सके। संगीतकार के लिए इसका अर्थ वह लंबा श्वास ले सके, वह अपनी बांसुरी में स्वर को नियंत्रित कर सके। और हमें अपनी विशिष्ट क्षमताओं को नियंत्रित करने का अवसर भी वास्तविक स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। इस प्रकार हम किसी रोग के लक्षणों को अभिव्यक्ति के बिना भी अस्वस्थ हो सकते हैं। यही कारण है कि हम स्वास्थ्य के विषय में सोचते हैं, हम समाज तथा समुदाय के विषय में सोचते हैं, हम रोग के विषय में सोचते हैं, हम सिर्फ अपने बारे में विचार करते हैं। रोग अथवा इसके कारण, रोग और इसके कारण क्या क्या होते हैं, तो आओ रोग किस तरीके से दिखाई देता है ये पढ़ते हैं। आओ रोग के विषय में और अधिक सोचें। पहले ये हमें कैसे पता लगता है कि हमें कोई रोग है, अर्थात कैसे पता लगता है कि शरीर में कुछ दोष है। हमने 6ठे अध्याय में पढ़ा कि हमारे शरीर में अनेक ऊतक हैं। ये ऊतक हमारे शरीर के क्रियात्मक तंत्रों अथवा अंग तंत्रों को बनाते हैं जो शरीर के विभिन्न कार्यों को संपादित करते हैं। हर अंग तंत्र का अपना एक विशेष अंग होता है जिसका एक विशेष कार्य होता है। जैसे पाचन तंत्र में आमाशय तथा आंत्र होते हैं जो हमारे द्वारा खाए गए भोजन को पचाते हैं। ठीक है। शरीर को संभालता है और शरीर की गति में सहायता करता है कौन? पेशी कंकाल तंत्र। जब कोई रोग होता है तब हमारे शरीर के एक अथवा अनेक अंग तंत्रों में क्रिया अथवा संरचना में खराबी परिलक्षित होती है और ये बदलाव रोग के कारण दर्शाते हैं। रोग के लक्षण हमें खराबी का संकेत देते हैं। इस प्रकार सिर दर्द, खांसी, दस्त, किसी घाव में पस आना या ये सभी लक्षण हैं। इन लक्षणों से किसी न किसी रोग का पता चलता है, लेकिन इनसे यह पता नहीं चलता कि कौन सा रोग है। उदाहरण के लिए सिर दर्द का कारण परीक्षा का भय अथवा इसका अर्थ मस्तिष्क का वर्ण शोध होना अथवा दर्जनों बीमारियों में से एक हो सकता है। रोग के चिन्ह वे जिन्हें चिकित्सक लक्षणों के आधार पर देखते हैं। लक्षण किसी विशेष रोग के बारे में सुनिश्चित संकेत देते हैं। चिकित्सा रोग के सही कारण को जानने के लिए प्रयोगशाला में कुछ परीक्षण भी करवा सकते हैं। अब होता है तीव्र, प्रचंड तथा दीर्घकालिक रोग, जिसे हम बोलते हैं बीमारी। रोगों की अभिव्यक्ति भिन्न भिन्न होती है और कई कारकों पर निर्भर करती है। ठीक है। कुछ रोगों की अवधि कम होती है जिन्हें तीव्र रोग कहते हैं। हम सभी ने अनुभव किया कि खांसी, जुकाम बहुत कम अवधि तक रहते हैं और अन्य ऐसे रोग जो लंबी अवधि तक अथवा जीवन पर्यंत रहते हैं जिन्हें दीर्घकालिक रोग बोलते हैं। एलिफेंटाइटिस, फील पाँव, यह भारत के कुछ क्षेत्रों में बहुत आम हैं। दीर्घकालिक रोग अथवा अस्वस्थता। तीव्र तथा दीर्घकालिक रोग के हमारे स्वास्थ्य पर भिन्न भिन्न प्रभाव होते हैं। कोई भी रोग जो हमारे शरीर के किसी भी भाग के कार्य को प्रभावित करता है, मतलब कोई भी रोग हो जो हमारे शरीर के किसी भी भाग के कार्य को प्रभावित करे, वे हमारे स्वास्थ्य को भी प्रभावित करेगा। क्योंकि स्वास्थ्य के लिए शरीर के सभी अंगों का समुचित करना आवश्यक है। लेकिन तीव्र रोग जो बहुत कम समय तक रहता है उससे स्वास्थ्य पर बड़ा प्रभाव डालने का समय ही नहीं मिलता। लेकिन दीर्घकालिक रोग हमारे स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकता है। उदाहरणतः खांसी, जुकाम के विषय में सोचो जो हम सभी को प्राय होता है।
में इससे अधिकांश लगभग 1 सप्ताह में ठीक हो जाते हैं और हमारे स्वास्थ्य पर कोई विशेष कुप्रभाव नहीं डालते। लेकिन यदि हम दीर्घकालिक रोग जैसे फेफड़ों के क्षय रोग से संक्रमित हो जाएं, तो कई वर्षों तक बीमार होने के कारण वजन जो है वो कम होता जाएगा और हर समय जो होगी थकान महसूस होगी। यदि आप तीव्र रोग से पीड़ित हैं तो आप कुछ दिनों के लिए विद्यालय नहीं जा सकते, लेकिन यदि दीर्घकालिक से पीड़ित हैं तो स्कूल में पढ़ाई को समझने में कठिनाई होगी और हमारे सीखने की क्षमता भी कम हो जाएगी। इसलिए दीर्घकालिक रोग तीव्र रोग की अपेक्षा रोगों की स्वास्थ्य पर लंबे समय तक विपरीत प्रभाव बनाए रखता है। अब क्या है बच्चों, रोग के कारक क्या होते हैं? तो रोग के क्या कारण हैं? जब हम रोग के कारण के विषय में सोचते हैं तब हमें याद रखना होता है कि इस कारण के बहुत से स्तर हैं। अब एक उदाहरण ले लो, यदि कोई छोटा बच्चा पहले पतले दस्त से ग्रस्त है तो हम कह सकते हैं कि इसका संभावित कारण संक्रमण है। लेकिन अगला प्रश्न होता है कि संक्रमण आया तो आया कहाँ से? मान लो कि हमें पता चला कि संक्रमित दूषित जल से पीने से आता है, लेकिन अन्य बच्चों ने भी तो दूषित जल पिया, तब किसका क्या कारण है? एक ही बच्चे को क्यों दस्त लगे? इसका एक कारण है कि बच्चा का स्वास्थ्य ठीक नहीं हो, जिसके परिणामस्वरूप ऐसा संभव हुआ कि जब वह बच्चा संक्रमण के संपर्क में आया तो वह बीमार हो गया, जबकि अन्य बच्चे नहीं हुए। अब ये प्रश्न उठता है कि बच्चा स्वस्थ क्यों नहीं है? शायद बच्चे का पोषण ठीक ना हो और वह पर्याप्त भोजन नहीं कर पाता हो। अतः पर्याप्त पोषण का ना होना ही रोग का दूसरा कारण है। बच्चा पर्याप्त पोषण क्यों नहीं पाता? शायद बच्चे के माता पिता गरीब हों। यह भी संभव है कि बच्चे में आनुवंशिकता भिन्नता हो, जो रोग कारक के संपर्क में आने पर पतले दस्त से प्रभावित हो। केवल आनुवंशिक विभिन्नता अथवा कम पोषण भी बिना रोग कारक के पतले दस्त नहीं उत्पन्न कर सकते, लेकिन ये भी रोग के कारण में सहयोगी बनते हैं। अब क्या होता है कि बच्चों के लिए साफ पानी उपलब्ध क्यों नहीं था? शायद जहाँ बच्चे का परिवार रहता है वहाँ पर खराब लोक सेवाओं के कारण पानी साफ उपलब्ध ना हो। इस प्रकार गरीबी तथा सेवाओं की अनुपलब्धता बच्चे को बीमारी का तीसरा कारण है। अब ये स्पष्ट हो गया कि सभी रोग के तात्कालिक कारण और सहायक कारण होते हैं। अब क्या होता है बच्चों, संक्रामक अथवा असंक्रामक रोग। हमने देखा कि जब कभी रोग के कारणों के विषय में सोचें तो हमें लोक स्वास्थ्य तथा समुदाय स्वास्थ्य संबंधी कारकों को ध्यान में रखना चाहिए। इस विषय में हम चर्चा करते हैं कि रोग के तात्कालिक कारणों के विषय में सोचना अच्छा है, क्योंकि ये दोनों भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं। रोग के कारणों का एक वर्ग संक्रामक कारक है, जो अधिकांशतः सूक्ष्म जीव होते हैं। वह रोग जिनके तात्कालिक कारक सूक्ष्म जीव होते हैं उन्हें संक्रामक रोग कहते हैं। इसका कारण यह है कि सूक्ष्म जीव समुदाय में फैल सकते हैं और इनके कारण जो होते हैं वो इनके साथ फैल जाते हैं। दूसरी तरफ कुछ रोग ऐसे होते हैं जो संक्रामक कारक द्वारा नहीं होते, उन्हें कारक भिन्न होते हैं, लेकिन वे भारी कारक जो सूक्ष्मजीव नहीं होते वे समुदाय में फैल सकते हैं। उदाहरण के लिए कुछ प्रकार के कैंसर आनुवंशिक समानता के कारण होते हैं। उच्च रक्तचाप का कारण अधिक वजन, व्यायाम न करना। पेप्टिक व्रण अथवा नोबेल पुरस्कार। कई वर्षों से हम सोचते थे कि पेप्टिक व्रण जो आमाशय तथा ग्रहणी में एसिडिक संबंधित दर्द तथा रक्तस्राव करता है वह का कारण रहने सहने का ढंग है। प्रत्येक व्यक्ति सोचता था कि परेशानी भरे जीवन से आमाशय में एसिड का स्राव होता है, जिसके कारण पेप्टिक व्रण होता है। 2 ऑस्ट्रेलियाई वैज्ञानिकों ने पता लगाया कि एक बैक्टीरिया हेलिबैक्टर पायरिल पेप्टिक व्रण का कारण है। पर्थ ऑस्ट्रेलिया के रोग विज्ञानी रॉबिन वॉरेन ने छोटे छोटे वक्राकार बैक्टीरिया को अनेक रोगियों के आमाशय के निचले भाग में देखा। बेरी मार्शल एक चिकित्सक ने वॉरेन की खोज में दिलचस्पी ली। उन्होंने इस स्रोत से बैक्टीरिया का संवर्धन करने में सफलता प्राप्त की। अपने उपचार अध्ययन करने में मार्शल तथा वॉरेन ने पता लगाया कि रोगी के पेप्टिक व्रण का उपचार तभी होगा जब बैक्टीरिया को आमाशय में मार दिया जाए। मार्शल तथा वॉरेन के इस अद्भुत कार्य के लिए विश्व समुदाय आभारी है। पेप्टिक व्रण अब दीर्घकालिक अथवा अस्थायी स्थिति वाला रोग नहीं है, बल्कि कुछ समय तक प्रतिजैविक के उपचार में ठीक हो जाता है। इस खोज के लिए मार्शल तथा वॉरेन को शारीरिक विज्ञान तथा औषधि के लिए 2005 में संयुक्त रूप से नोबेल पुरस्कार मिला। रोगों के फैलने के तरीके और उनके उपचार करने की विधि, सामुदायिक स्तर पर उनके निवारण की विधियां विभिन्न रोगों के लिए भिन्न भिन्न होती हैं। यहाँ पर निर्भर करता है कि तात्कालिक कारण संक्रामक है अथवा असंक्रामक। ऐसे 3 कारण लिखिए जिसमें आप सोच सकते हो कि आप बीमार हो और आप चिकित्सक के पास जाना चाहते हो। चिकित्सक के यदि इनमें से एक भी लक्षण हो तो क्या आप फिर से चिकित्सक के पास जाना चाहेंगे? क्यों अथवा क्यों नहीं, इसके बारे में आप लिखोगे। निम्नलिखित में से किसके लंबे समय तक रहने के कारण
आप समझते हो कि आपके स्वास्थ्य पर उसका बुरा प्रभाव पड़ेगा, और क्यों? यदि आप पीलिया रोग से ग्रसित हो, जू हो या मुहासों से ग्रसित हो। अब क्या होता है बच्चों कि आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अब हम करेंगे कल स्टार्ट संक्रामक रोग। ठीक है बच्चों, ये लिख लेना जो ऊपर मैंने पढ़ा है। ओके, जय माता दी।